देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो सरकार है वो अपने आप को विश्व गुरु कहने का दावा करती है, वो अपने आप को नया भारत बनाने वाली सरकार कहती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो आज भी हमारे देश की सबसे बड़ी संख्या जो अक्सरियत है जिन उसको ये डराती है कि वो खतरे में है। सरकार की संपत्तियां हैं, यानी कि मंशा साफ है। भारतीय जनता पार्टी वक्फ बिल के जरिए जो अमेंडमेंट इन्होंने किया, जो संशोधन इन्होंने किया, उस संशोधन के बाद इनकी नीयत ये है कि वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करके उन संपत्तियों को बेच करके ये लोग हड़पने का काम करने जा रहे हैं और मुसलमानों के साथ ये लगातार नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। इस देश के अंदर जितने भी कानून बनाए गए अब तक, उन कानूनों में उनकी कोई राय ली नहीं गई है और मनमाने तरीके से एक वर्ग विशेष को, जो उनका तबका है जो मुसलमानों पर अत्याचार करने से खुश होता है, सिर्फ उसको खुश करने के लिए और ये दिखाने के लिए हमने मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे कानून लेकर के आ रही है। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि देश के अंदर जो लोग जमहूरी तरीके से चुन करके आते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि जब कोई प्रधानमंत्री बनता है वो पूरे देश का प्रधानमंत्री बनता है, जब कोई मुख्यमंत्री बनता है तो वो पूरे सूबे का मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन नारे भी दिए गए कि सबका साथ, सबका विकास, और बाद में जोड़ा गया सबका विश्वास। लेकिन यहाँ तो विश्वास इस सरकार में ना पहले था, और अब लगातार जो भारतीय जनता पार्टी और सरकार का रवैया रहा, उससे तो इन्होंने विश्वास बनाने की बात तो छोड़िए, पूरी तरह से इन लोगों ने अपने आप को धोखेबाज साबित करने का काम किया। विश्वास हम आपको बता देना चाहते हैं, जो सरकार बैठी हुई है, ये सरकार के अंदर जो लोग बैठे हुए अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं हूँ तो धर्म सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है, जबकि ऐसा इससे पहले कभी सुनने को नहीं मिला, क्योंकि उससे पहले भी लगातार ये देश हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, हर एक धर्म को मानने वाले लोगों का है और सब लोग खुशी से रहते आ रहे हैं। इस सरकार के आने के बाद धर्म खतरे में आया, हिंदू खतरे में आया, तो यानी कि सरकार से खतरा है, भारतीय जनता पार्टी से खतरा है, हिंदू को किसी और से खतरा नहीं है। दूसरी बात जो आपने बिल के बारे में पूछी, मैंने आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है उसके उलट उस काम को करती है। इन्होंने कहा कि इस बिल से भलाई होगी, लेकिन उनकी जो मंशा, उनकी नीयत है, वो नीयत उनकी सरकार जो बिल में फेरबदल करने के बाद में जो इन्होंने एक बात कही कि इस प्रॉपर्टीज़ पर, वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने कलेक्टर को बिठाने का काम किया है। लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, अब वो राष्ट्रपति की मुहर भी लग चुकी है और अब वो कानून का रूप ले चुका है। बिहार से खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव, जो कि आरजेडी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस कानून को कचरे के डब्बे में फेंक देंगे, और कांग्रेस भी कह रही है कि हम इस बिल को अब सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे कि किस प्रकार से इसमें संविधान का उल्लंघन हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फहाद साहब हैं, जो कि समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। फहाद साहब, पहले तो आपका चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे? खतरे में हिंदू है, लेकिन मुसलमानों की मतलब कि सुरक्षा के लिए और मुसलमानों की भलाई के लिए ये बिल लाया गया है, सरकार ये कह रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो सरकार है वो अपने आप को विश्व गुरु कहने का दावा करती है, वो अपने आप को नया भारत बनाने वाली सरकार कहती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो आज भी हमारे देश की सबसे बड़ी संख्या जो अक्सरियत है जिन उसको ये डराती है कि वो खतरे में है। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि वक्फ बिल जो लाया गया, उस पर उनका जो दावा है, वो जो बार बार ये बात कह रहे हैं, पार्लियामेंट में भी इस बात को कहा गया लगातार, और प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को कह रहे हैं कि ये बिल मुसलमानों की भलाई के लिए लाया गया। जबकि मैं कहना चाहूँगा कि इस बिल को बनाने में और इस बिल को लाने से पहले एक बड़े तबके को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया। मुसलमानों की बात इसमें नहीं सुनी गई, और कहीं ना कहीं वक्फ के ज़रिए जो भारतीय जनता पार्टी और सरकार की जो नज़र है वो वक्फ की संपत्तियों पर है, और उस बात को गाहे बगाए इन लोगों ने कहा भी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो वक्फ की संपत्तियां हैं, उसमें से 80%, 78% संपत्तियां सरकार की संपत्तियां हैं। यानी कि मंशा साफ है। भारतीय जनता पार्टी वक्फ बिल के जरिए जो अमेंडमेंट इन्होंने किया, जो संशोधन इन्होंने किया, उस संशोधन के बाद इनकी नीयत ये है कि वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करके उन संपत्तियों को बेच करके ये लोग हड़पने का काम करने जा रहे हैं।
और मुसलमानों के साथ ये लगातार नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। इस देश के अंदर जितने भी कानून बनाए गए अब तक, उन कानूनों में उनकी कोई राय ली नहीं गई है और मनमाने तरीके से एक वर्ग विशेष को, जो उनका तबका है जो मुसलमानों पर अत्याचार करने से खुश होता है, सिर्फ उसको खुश करने के लिए और ये दिखाने के लिए हमने मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे कानून लेकर के आ रही है। बड़े अफसोस की बात है कि हम उस देश में रहते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और उस देश के अंदर ऐसी डेमोक्रेसी है कि जहाँ पर देश की एक बड़ी आबादी को सुना ही नहीं जा रहा, उसके खिलाफ लगातार मौजूदा हुकूमत उस पर जुल्म किए जा रही है। हम देख रहे हैं लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, वो कभी संभल जैसी घटनाएं करने पर अंजाम देते हैं तो कभी बहराइच पर, और मुसलमानों को हमेशा वो दुश्मन की तरह देख रहे हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि देश के अंदर जो लोग जमहूरी तरीके से चुन करके आते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि जब कोई प्रधानमंत्री बनता है वो पूरे देश का प्रधानमंत्री बनता है, जब कोई मुख्यमंत्री बनता है तो वो पूरे सूबे का मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन नारे भी दिए गए कि सबका साथ, सबका विकास, और बाद में जोड़ा गया सबका विश्वास। लेकिन यहाँ तो विश्वास इस सरकार में ना पहले था, और अब लगातार जो भारतीय जनता पार्टी और सरकार का रवैया रहा, उससे तो इन्होंने विश्वास बनाने की बात तो छोड़िए, पूरी तरह से इन लोगों ने अपने आप को धोखेबाज साबित करने का काम किया, विश्वास खोने का काम किया। इस बात को अब देश का हिंदू भी समझ रहा है, देश का। फहद साहब, आपको रोकूंगा एक मिनट। आप कह रहे हैं कि अब्दुल की चूड़ी टाइट करके सरकार खुश है और एक बड़ी जनसंख्या को खुश कर रही है, लेकिन टीवी मीडिया में या खबरों में अब्दुल खुशी भी मना रहा है। आपने ये तस्वीरें देखी है कि नहीं देखी है? आप ये पहले बताएं। विरोध है लेकिन खुशियां भी हैं। बहुत सारे लोग जो है प्रधानमंत्री मोदी को दुआएं भेज रहे हैं, अब्दुल ही भेज रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये वो लोग हैं जिनको कुछ सिक्के बांट करके सरकार अपनी बात कहलवा रही है। सरकार एक संदेश देना चाहती है अपनी तरफ से कि हम जो बात कह रहे हैं उससे ये लोग साबित कर दे रहे हैं। लेकिन आप अगर सर्वे करेंगे, मैं समझता हूँ कि आप अगर सड़कों पर आएंगे और मुसलमानों के बीच में जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि वक्फ बिल में संशोधन होने के बाद क्या आप लोग खुश हैं, या उनको जानकारी है कि इसके बाद क्या होने वाला है, क्या उन लोगों ने बिल को पढ़ा है। हकीकत ये है, क्योंकि जब इनके नेताओं के जब बयान आते हैं कि वक्फ की संपत्ति सरकार की है, उसको हम छीन लेंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे, उसको बेच देंगे, कोई धार्मिक चीज़ों से कारोबार थोड़ी किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं कि इन संपत्तियों को बेच करके हम समाज कल्याण का काम करेंगे, मुसलमानों की भलाई के काम में लेकर के आएंगे। इंडिया गठबंधन के लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सिक्के कुछ बांट दिए गए हैं कुछ लोगों को, तो इंडिया गठबंधन पे भी आरोप लग रहा है कि बस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और आज भी ये यही कर रहे हैं, पिछले 70 सालों से भी यही कर रहे हैं। आज भी उन्होंने इस चीज़ को छोड़ा नहीं है, लगातार वो यही बात बोल रहे हैं, जिस तरह की आप बोल रहे हैं कि सिर्फ सिक्के बांट के खुश हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने धर्म की राजनीति की है। इस देश के अंदर धर्म की राजनीति को बढ़ावा दिया गया है, और इल्ज़ाम इंडिया गठबंधन या विपक्षी दलों पर लगा रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। जब विपक्ष इस बात को लगातार ये कह रहा है कि एक समाज पर लगातार भारतीय जनता पार्टी और सरकार अन्याय करने का काम कर रही है, उसको टारगेट करके कानून और बिल बनाने का काम कर रही है, तो जब उसकी आवाज़ को उठाने को तुष्टीकरण कहा जाएगा तो हम तुष्टीकरण कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल इसमें और है कि इसमें एक धारा है कि अब कोई भी वही व्यक्ति जो है वक्फ कर सकता है जो 5 साल से जो प्रैक्टिसिंग मुसलमान होगा। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये पैमाना कौन तय करेगा कि कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है? अगर देखा जाए तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहे शाहनवाज हुसैन, क्या वो मुसलमान हैं या हिंदू हैं, या प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है? या अभी इससे पहले मुख्तार अब्बास नकवी रहे, शाजिया इल्मी है, बहुत से ऐसे नेता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो ये जो बात कही गई है वक्फ के बारे में, वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो वक्फ का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में या यहाँ पे बनाया हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस वक्फ का मामला पहली बार पेश आया था, और पहली जो वक्फ प्रॉपर्टी की गई थी, मैं आपको बता दूं, पहली बार गैर मुस्लिम ने की गई थी। मुसलमानों के लिए जो इस्लामी शरीय लॉ है, उस कानून के हिसाब से जो चीज़ें आई हैं, उसके अंदर हमारे देश की सरकार अपने मनमाने ढंग से काम कर रही है। मेरा हमेशा से और हमारी पार्टी का और तमाम सेकुलर दलों की ये बात हमेशा रही है कि धार्मिक मामलात में सरकार को मनमानी नहीं करनी चाहिए, और अगर कहीं ज़रूरत महसूस हो भी तो पहले
उस तबके को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि उनकी बात भी, उनकी राय भी उसमें शामिल होनी चाहिए। लेकिन सरकार हमेशा लगातार उसको अनदेखा करने का काम कर रही है। ये एक जुल्म है, जो जुल्म लगातार भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के साथ देश के अंदर करने का काम किया। दो चार चीज़ें ऐसी बताइए जो कि आम जनता समझ सके। ऐसे तो पूरी टीवी, मीडिया, अखबार सब जगह ये खबरें चल रही हैं। आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिससे आप लोग सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने को तैयार है? ऐसा इसमें क्या हो रहा है कि सरकार, आप लोगों को बिल्कुल ये रास ही नहीं आ रहा है? पहली बात तो ये है, जैसे बात शुरू हुई थी कि हिंदू खतरे में है, हम आपको बता देना चाहते हैं जो सरकार बैठी हुई है, ये सरकार के अंदर जो लोग बैठे हुए अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं हूं तो धर्म सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है, जबकि ऐसा इससे पहले कभी सुनने को नहीं मिला। क्योंकि उससे पहले भी लगातार ये देश हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, हर एक धर्म को मानने वाले लोगों का है और सब लोग खुशी से रहते आ रहे हैं। इस सरकार के आने के बाद धर्म खतरे में आया, हिंदू खतरे में आया, तो यानी कि सरकार से खतरा है, भारतीय जनता पार्टी से खतरा है, हिंदू को किसी और से खतरा नहीं है। दूसरी बात जो आपने बिल के बारे में पूछी, मैंने आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है उसके उलट उस काम को करती है। इन्होंने कहा कि इस बिल से भलाई होगी, लेकिन उनकी जो मंशा, उनकी नीयत है, वो नीयत उनकी सरकार जो बिल में फेरबदल करने के बाद में जो इन्होंने एक बात कही कि इस प्रॉपर्टीज़ पर, वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने कलेक्टर को बिठाने का काम किया है। इधर उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री लगातार एक बात को कह रहे हैं कि हम जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसमें 80% प्रॉपर्टी सरकार की है। यानी कि जब उस पर ट्रिब्यूनल को उन्होंने ख़त्म कर दिया, जो ट्रिब्यूनल में केसेस जाया करते थे, वक्फ के ऊपर बर्डन नहीं होता था। जो आदमी इस बात को क्लेम करता था कि वो प्रॉपर्टी उसकी है, वो उस बात को प्रूफ करे कि उसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन अब जो बर्डन है वो वक्फ के ऊपर डाला जा रहा है कि आप प्रूफ करिए कि प्रॉपर्टी वक्फ की है। तो लगातार कानून के साथ में इन्होंने जो बदलाव किया, उसके पीछे इनकी जो मंशा है कि वक्फ की संपत्ति को किस तरह से कब्जे में लिया जाए, उसको बेच करके अपना भला किया, उसको हड़प लिया जाए। ये सरकार की नीयत है। चलिए ठीक है, हमारे साथ सर्वेश त्रिपाठी जी भी हैं जो कि समाजवादी पार्टी से संबद्ध हैं। सर, अब ये कानून जो है सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, क्या लगता है कि वहाँ कुछ ऐसा हो पाएगा जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी और तमाम दल जो हैं, जो विपक्ष में हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें जो है संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन हुआ है, जो मूल अधिकार है उसका उल्लंघन हुआ, अनुच्छेद 25 से 30 का हवाला दे रहे हैं? जी बिल्कुल, न्यायपालिका से पूरी उम्मीद है क्योंकि अब उच्चतम न्यायालय में ये मामला लंबित है और बिल्कुल सही बात है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है ये। जब जो धर्म के अधिकार हैं, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये हो क्यों रहा है। अगर डिफेंस को और रेलवे को छोड़ दिया जाए तो वक्फ प्रॉपर्टीज़ तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज़ है। तो ये जो सरकार है, ये इसका इन पे भी कब्जा करने की नीयत साफ है कि ये प्रॉपर्टी पे कब्जा करे और अपने लोगों को, जो इनके कॉरपोरेट फ्रेंड्स हैं, उनको दे के, वो जैसे बाकी प्राइवेटाइजेशन करके रेलवे पे हथिया लिया इन्होंने। अब गरीबों के लिए जो टिकट, जनरल टिकट हुआ करता था, अब वो डायनेमिक प्राइसिंग के अंतर्गत आके इतने महंगे होते जा रहे हैं। बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है, चाहे वो डिफेंस की प्रॉपर्टीज़ हों, जो भी सरकारी संपत्तियाँ हैं, उनको कब्जाने का काम इनका चल रहा है अपने प्राइवेट जो कॉरपोरेट फ्रेंड्स उनको देने के लिए। वक्फ तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज़ है, धर्मार्थ ही दान दिया जाता है, उसकी बेसिक थ्योरी यही है। उसके अगेंस्ट जाके अब ये सरकारी संपत्ति बता के और फिर कॉर्पोरेट को दे देंगे। आप डीएम के हाथ में जैसे ही देंगे वो सरकार के हाथ में आ जाएगा। नॉन मुस्लिम जब आप उसके मेंबर्स बनाएंगे, ये साधारण लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं, ये केवल चिढ़ाने का काम है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक तरफ वक्त पे हल्ला करते हैं और ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ 27% अमेरिका टैरिफ बढ़ा देता है आपके ऊपर, रेसिप्रोकल टैरिफ डाल देता है। तो हम सरकार जो कर रही है वो हिंदुओं को डरा के कि मुसलमान आपके अधिकारों पे कब्जा करेंगे, जो सबसे बड़ी मेजॉरिटी हमारे देश की, उसको डराना है, दूसरी जो मेजॉरिटी है उसको चिढ़ाना है। और ऐसे योगी जी कह रहे हैं कि लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई थी। आखिर इस बात को मानने में आप लोगों को तकलीफ क्या होती है? किस प्रकार से वक्फ बोर्ड ने कई जमीनों पे दावा कर रखा है, संसद पे दावा करती है, जहां कुंभ लगा था वहां भी दावा किए, आप लोग उस तथ्य के साथ क्यों नहीं जाते? नहीं, मैं एकदम बता रहा हूँ आपको, जहां भी प्रॉपर्टीज होती हैं, चाहे आपकी 10 बीघे जमीन होगी, किसी के 2 बीघे 2 डिसमिल जमीन होगी, उस पर डिस्प्यूट होते हैं। डिस्प्यूट के लिए न्याय प्रणाली है, वक्फ पे डिस्प्यूट के लिए एक प्रणाली थी जो चल रही थी। यानी आप मानते हैं कि आपके बाकी कानून जो है, जो न्यायपालिका उध्वस्त हो चुकी थी, कि आपको ये करने की जरूरत थी क्या? उसके लिए कहीं भी करप्शन होता है, उसका रिड्रेसल सिस्टम नहीं है, ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, कानून, न्यायपालिका, आपका प्रशासन, सब कुछ था और वो सब कुछ उस पर लागू होता था। उसके लिए आपको पाकिस्तान का कानून की जरूरत तो थी नहीं, आपके पास एक पहले से 70 साल पहले से कानून चल रहा है। कह तो रहे हैं कि 2013 में जो एक्ट बना था, जो इंडिया गठबंधन ने बनाया था, यूपीए जो उस समय था, उसके अगर वो नहीं आता तो फिर हम ये नहीं करते जो अभी हुआ है।
तो ये देखिए, ये तो बहुत कुछ ऐसा हालांकि होता उसमें है, बीजेपी ने भी साथ दिया था। उसमें साथ दिया था। और मैं फिर वही बता रहा हूँ, उसमें और इसमें अंतर ये था कि उसमें जब ये विपक्ष में थे तो इन्होंने जितने लॉजिक उसमें डाले थे, जितनी मांगे थी, वो सब मानी गई थी। अभी विपक्ष के जितने भी जो आप स्टेक होल्डर्स, इसमें मुस्लिम स्टेक होल्डर्स हैं, जेपीसी बनी तो थी, जेपीसी बनी थी, लेकिन किसी भी विपक्ष की किसी दलील को इन्होंने माना नहीं, और जेपीसी केवल दिखावा था। ये एक और काला कानून है जो निश्चित समय के साथ या तो न्यायपालिका इसको वापस करेगी, नहीं तो इनको खुद वापस लेना पड़ेगा। भविष्य इसका तय है। बाकी कानून जो काले कानून लाए, वहां पे भी इन्होंने रिवर्स वो लिया है, यू टर्न लिया है। यहाँ भी ये यू टर्न सरकार फिर से यू टर्न लेगी, ये निश्चित है। अच्छा, एक आपसे टिप्पणी लेना चाहेंगे। आपकी पार्टी का मामला नहीं है, लेकिन बिहार में अगला चुनाव है और कहा जा रहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक का जो लिटमस टेस्ट होगा वो बिहार चुनाव में होगा। बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। बहुजन दलों का जो आधार वोट है, जो मुस्लिम वोटर तो भाजपा को चाहिए नहीं, जैसा कि उसके नेता ही बोलते हैं। क्या लगता है, नीतीश कुमार को खत्म करने का एक प्लान है, बी प्लान है इसमें ऐसा कुछ? देखिए, भाजपा में जितने लोग, चाहे नीतीश कुमार हों, चाहे जयंत चौधरी हों, जो भी मिले हैं, उनको बर्बाद करने की कोई कसर भाजपा छोड़ेगी नहीं। तो वो बाकी जितने उनके जो साथी बने हुए हैं, वो समझ लें कि सबसे ज़्यादा खतरा उनको भाजपा से ही है। जैसे अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हिंदुओं को भी सबसे ज़्यादा खतरा भाजपा से है, वैसे ही भाजपा के जितने साथी गए हैं उनको भी खतरा। बिहार में मैं बचपन से रहा हूँ, मेरी शिक्षा दीक्षा बिहार में हुई है, और मैं बिहार, बिल्कुल आप कह रहे हैं लिटमस टेस्ट सही मामले में बिहार में पता चल जाएगा। इनको भी पता चल जाएगा और नीतीश कुमार जी को भी पता चल जाएगा। हालांकि वो बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, बहुत अनुभवी नेता है। मुझे लगता है कि वो फिर कोई खेला करेंगे जो दिखाई देगा। फहाद साहब, जदयू में लगातार इस्तीफे आ रहे हैं, क्या लगता है क्या होने वाला है बिहार में इस विधेयक के बाद? चुनाव में क्या होने जा रहा है? क्या असर आएगा मुस्लिम आबादी के जो वोटर हैं उस पर? देखिए, यकीनन, क्योंकि जदयू के जो नेता हैं नीतीश कुमार जी, वो एक सेकुलर नेता रहे और उन्होंने बिहार में सरकार में रहते हुए, भले उनकी सरकार में भाजपा उनका सहयोगी दल रहा, उसके बाद भी उन्होंने वहाँ पर अल्पसंख्यकों की बात को सुना, उनको सम्मान देने का काम किया। लेकिन यहाँ जब कानून की बात आई तो बिहार की आवाम और बिहार का अल्पसंख्यक मुसलमान इस बात को सोच रहा था, देख रहा था कि जदयू के नेता नीतीश कुमार जी इस पर विपक्ष का साथ देंगे, मुसलमानों की बात को सुनेंगे और वक्फ बिल के संशोधन के खिलाफ वोटिंग करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब लगातार उनको इसका नतीजा देखने को मिल रहा है कि उनकी पार्टी के तमाम मुसलमान नेता इस्तीफा भी दे रहे हैं। मुसलमानों में उनके खिलाफ बड़ा रोष है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो आपने बात कही कि नीति यही रही है कि पहले जो लोगों के साथ वो गठबंधन करती है, फिर बाद में उन्हीं पार्टी को ख़त्म करने का काम करती है। महाराष्ट्र में हमने देखने को मिला है और मैं समझता हूँ कि जो लोग आज साथ हैं उनको मैं आज आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि वो लोग विचार करें, चाहे जयंत चौधरी जी हों, चिराग पासवान जी हों, नीतीश कुमार जी हों, या उत्तर प्रदेश से अनुप्रिया पटेल या राजभर जी, जितने भी इनके सहयोगी दल हैं। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है और ये सारे दल ये कहीं ना कहीं अपने छोटे छोटे आंदोलन से खड़े हुए और इन लोगों ने सेकुलर राजनीति की और उसी के बल पर अपने आप को खड़े किए थे। लेकिन भाजपा के साथ मिलने के बाद ये सारे दल खत्म होने की कगार पर हैं। मैं आज भी इन लोगों को फिर से कहना चाहता हूं कि सचेत हो जाइए, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दीजिए अगर आपको अपने आप को बचाना है। चलिए, आप दोनों हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष फहाद साहब, और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि बिहार में अगला चुनाव है और वक्फ संशोधन विधेयक का लिटमस टेस्ट जो है वो वहीं पे होना है। ऐसे में अब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। क्या सुप्रीम कोर्ट में ये कानून टिकेगा, नहीं टिकेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या राय रखते हैं इस बातचीत पे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।